नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या रहे, भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से प्रारंभ हुआ, देश के अलग-अलग हिस्सों में किस तरह से फैला, अलग-अलग नेताओं की इसमें क्या भूमिका रही थी, किस तरह से पूरे देश में भूमिगत आंदोलन जो है वो चला, किस तरह से पूरे देश में भूमिगत रेडियो प्रसारण जो है वो उसका संचालन किया गया। आज हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार और महिलाओं की भूमिका के बारे में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चूंकि पहले ही बात हम लोग कर चुके हैं कि गांधी जी ने उस समय ये कहा था कि यदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए तो जनता जो है वो अपने हाथों में नेतृत्व ले ले, इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ले। और जनता ने वही किया। जनता ने जो है अब इस आंदोलन का नेतृत्व जो है अपने हाथों में लिया और पूरे आंदोलन के दौरान एक नई चीज जो है वो ये हुई कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपनी अलग अलग सरकारों का गठन कर लिया। अर्थात ब्रिटिश शासन व्यवस्था के साथ साथ उन क्षेत्रों में उन लोगों की शासन व्यवस्था भी जो है चल रही थी जिन लोगों ने इस तरह की सरकारों का गठन किया था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और ये कह दिया था कि अब हम स्वतंत्र हैं और अपनी शासन व्यवस्था जो है वो हम स्वयं चलाएंगे। इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो समानांतर सरकारें जो है वो गठित हुई और वो समानांतर सरकारें जो है काफी लंबे समय तक चली भी थी। तो देखते हैं किस तरह से कहां किन किन क्षेत्रों में किन के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। देखिए, देश में सबसे पहली समानांतर सरकार का गठन जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था और ये समानांतर सरकार जो है देश में उस समय के संयुक्त प्रांत के बलिया और गाजीपुर में गठित की गई थी। वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं हम। तो बलिया में जो है सबसे पहली समानांतर सरकार जो है वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में गठित की गई और ये सरकार जो है वो इतने अच्छे तरीके से चली कि बलिया को अंग्रेजी सरकार को पुनः वापस लेने के लिए वायु सेना का इस्तेमाल करना पड़ा था। इतने अच्छे तरह से सरकार चल रही थी और इन्होंने उस पूरे क्षेत्र में इतने सशक्त तरीके से अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ली थी कि पैदल सेना जो है वो उस समानांतर सरकार से लड़ने के लिए काफी नहीं थी। अंततः अंग्रेजी सेना को वायु सेना का इस्तेमाल करना पड़ा, तब अंग्रेजी सेना जो है वो इस बलिया को जो है वापस ले पाई। तो सबसे पहली समानांतर सरकार जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और गाजीपुर संयुक्त प्रांत में जो है वो गठित की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इससे नोट कर लें, आप इसे याद कर लें से। दूसरी सरकार जो है वो सतारा में, महाराष्ट्र में सतारा में जो है दूसरी समानांतर सरकार का गठन किया गया था जिसे प्रति सरकार नाम दिया गया था। और ये सरकार जो है अगर हम देखें तो वाईबी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में जो है इस सरकार का गठन किया गया था। इस सरकार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सरकार जो है ये समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। 1942 से लेकर 1945 तक जो है वो ये सरकार चली और इस सरकार ने जो है कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। इस सरकार ने तमाम तरह के जो है जो शासकीय तंत्र होते हैं, शासकीय संस्थान जो होते हैं उनकी स्थापना की थी। यहाँ तक कि न्यायालय, पुस्तकालय या अन्य जो है शासकीय संस्थान जो एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो है जरूरी होते हैं, उन सभी शासकीय संस्थानों की स्थापना जो है इस सरकार में की गई थी। और इस सरकार ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था उस समय वो था नशाबंदी लागू कराने का कार्य। नशा, शराब का नशा हो या अन्य जो है ड्रग्स वगैरह का नशा हो, उसकी वजह से जो है परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उस समय जो है इनकी सरकार ने इस बात को समझा कि यदि नशाबंदी लागू होती है तो न केवल परिवार जो है वो खराब होने से बचेंगे बल्कि वो लोग जो है स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में भी जो है वो कार्य कर सकेंगे। जो नशाबंदी जो नशे में जो है धुत हैं उनको इस तरह से जो है कुछ प्रोडक्टिव कार्यों में लगाया जा सकेगा। इस तरह से जो है नशाबंदी लागू कराने का कार्य जो है वो यहाँ पर इस प्रति सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर बनता है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन सी थी? तो ये प्रति सरकार जो कि जो है सतारा में थी, महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है तीसरी सरकार पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में, पश्चिम बंगाल मिदनापुर में जो है एक सरकार का गठन किया गया था जिसे तामलुक सरकार या ताम्रलिप्त सरकार या जातीय सरकार के नाम से जो है इसको जाना जाता था। देखिए, ये सरकार भी जो है बहुत महत्वपूर्ण सरकार थी क्योंकि इस सरकार के द्वारा जो है कई महत्वपूर्ण काम जो है उस समय किए गए थे। इसका गठन जो है सतीश सामंत ने किया था, इसके नेतृत्वकर्ता जो है सतीश सामंत थे और 1944 तक जो है ये सरकार अस्तित्व में रही थी। इस सरकार के द्वारा जो है अपनी एक सेना भी गठित की गई थी और उस सेना को इन्होंने नाम दिया था सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना।
इसी सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना में जो है एक महिला थी, 73 वर्षीय महिला। आप सोचें कि उस समय जो है आजादी की प्राप्ति के लिए लोगों के मन में क्या ललक थी कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग जो है वो इस आजादी की प्राप्ति में जो है वो आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले हमने देखा था कि पटना में किस तरह से 12-13 साल के लड़कों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 73 वर्षीय महिला जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे रही है। इस 73 वर्षीय महिला, जिसे बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इनका नाम था मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा जो है वो इस सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना में जो है वो एक सैनिक के रूप में जो है कार्य कर रही थी। और जब अपने 6000 सैनिकों के साथ इन्होंने मिदनापुर पुलिस चौकी पर आक्रमण किया, मिदनापुर पुलिस चौकी पर को नियंत्रण में लेने के लिए जो है जब ये आगे बढ़ी, तो उस समय जो है अंग्रेजों ने इन पर गोलियां चलाई। और जब अंग्रेजों ने इस भीड़ पर जो है गोलियां चलाई, तो उनमें से एक गोली जो है वो मातंगिनी हजारा को आकर लगी, और इस तरह से जो है मातंगिनी हजारा जो है वो इस लड़ाई में शहीद होती है। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय जो है अंग्रेजों की इस लड़ाई में उम्र कोई मायने नहीं रख रहा था, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सभी लोग जो है वो इस तरह से पूर्णतः जो है आजादी की लड़ाई में जो है वो शामिल थे। अब यदि हम देखें तो तालचेर उड़ीसा में भी जो है एक समानांतर सरकार जो है वो गठित की गई थी। इस तरह से जो है पूरे देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो है इस तरह से समानांतर सरकारों का जो है गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं, ये तो पूरी बात हुई कि किस तरह से जो है वो समानांतर सरकारें जो है वो गठित हुई थी और समानांतर सरकारों ने क्या क्या काम किया था। अब हम लोग जो है देखें कि इस भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में कई बार मेंस में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महिलाओं की भूमिका के बारे में जो है बताएं। तो हमें कम से कम 3-4-5 महिलाओं के बारे में जो है बताना पड़ेगा, तभी जो है हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो पाएगा। और साथ ही साथ जो है प्रीलिम्स में भी अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में भी इन महिलाओं के ऊपर से जो है प्रश्न बनते हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये जो जितने भी महिलाएं हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन सभी के बारे में जो है हम लोग जरूर जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि इनसे भी जो है प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरुणा आसफ अली की। देखिए, अरुणा आसफ अली जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो महिला थी। ये अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्यकर्ता थी। और इन्होंने जो है क्या किया था, देखिए अरुणा आसफ अली जो है 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में जो है एक भारतीय झंडा फहराया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। अगले ही दिन से जो है अगले दिन ही सारे नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उस समय जो है अरुणा आसफ अली, जो बाकी के बच्चे नेता थे उनमें अरुणा आसफ अली भी एक थी, और अरुणा आसफ अली जो है उस आंदोलन की कमान जो है संभालती हैं। और 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने एक भारतीय झंडा फहराया, और उसके बाद पूरे देश में जो है ये झंडा फहराने का एक सिलसिला जो है वो प्रारंभ हो गया था। इसके लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी। इसे झंडा फहराओ आंदोलन सभा ये नाम दिया गया था, और अरुणा आसफ अली को ही इस झंडा फहराओ आंदोलन सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो है इन्होंने ये भी भूमिगत हो गई, क्योंकि इनको भी पता था कि यदि ये बाहर रहेंगी और आंदोलन का नेतृत्व बाहर रहते हुए करेंगी तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए ये भी भूमिगत हो गई। और फिर जो है राम मनोहर लोहिया के साथ, जयप्रकाश नारायण लाल के साथ और अन्य नेताओं के साथ जो है भूमिगत रहते हुए ही इन्होंने भी काम किया। राम मनोहर लोहिया के साथ जो है इन्होंने एक पत्र का प्रकाशन किया था, और इस पत्र का नाम था इनकलाब। याद रखें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया के साथ अरुणा आसफ अली ने जो है जिस पत्र का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था, तो इस पत्र का नाम जो है इनकलाब था। साथ ही साथ जो है ये ट्रिब्यून नाम से जो है एक पत्रिका का प्रकाशन भी जो है वो ट्रिब्यून पत्रिका जो थी, उस ट्रिब्यून पत्रिका में इन अरुणा आसफ अली के साहसिक कारनामों का जिक्र जो है वो किया गया था। और ट्रिब्यून पत्रिका ने कहा था कि भाई ये जो है 1942 के झांसी की रानी है। इस तरह से ट्रिब्यून जैसी पत्रिका जो उस समय की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी, आज भी है, इस पत्रिका ने अरुणा आसफ अली को सन 1942 के झांसी के रानी की संज्ञा दी थी।
अंग्रेजों ने इन्हें बहुत परेशान किया, इनके पूरी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई, इनके रिश्तेदार नातेदारों तक को जो है परेशान किया गया। लेकिन उसके बावजूद जब अंग्रेजी सरकार इन्हें पकड़ नहीं पाई, तब इनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। अरुणा आसफ अली भूमिगत रहते हुए इस तरह से जो है कार्य कर रही थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाई। तो यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सी जो है महिला थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार पकड़ नहीं पाई थी? तो वो अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली को ब्रिटिश सरकार जो है पकड़ नहीं पाई थी, और फिर जब ये आंदोलन समाप्त हुआ तो 1946 में उनके विरुद्ध जितने भी जो है वारंट वगैरह थे वो सब वापस ले लिए गए। तब ये जो है प्रकट हुई, तब जो है ये भूमिगत रूप से जहां भी छुपी हुई थी वहां से फिर जो है निकलकर सामने आती हैं। इस तरह से जो है अरुणा आसफ अली जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली जो है महत्वपूर्ण नेता, और इनके बारे में जो है ये सारी कहानी थी। तो यहां से जो है क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आप देख लें। अरुणा आसफ अली, जिनको झंडा फहराओ आंदोलन सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, साथ ही जो है इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम इनकलाब था, और इनको ट्रिब्यून पत्रिका ने जो है वो सन 1942 की झांसी की रानी की संज्ञा दी थी। ये कुछ प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण जो है महिला नेत्री सुचेता कृपलानी। देखिए सुचेता कृपलानी, ये देख रहे हैं आप, ये सुचेता कृपलानी है, जेबी कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के बारे में जो है कहा जाता है कि अरुणा आसफ अली के साथ ही जो है ये कार्य कर रही थी, और जब जो है ग्वालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त 1942 को झंडा फहराओ कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ, उसमें जो है ये भी शामिल थी, और उसके बाद ही ये भी जो है भूमिगत हो गई, और अरुणा आसफ अली के साथ ही भूमिगत रहते हुए जो है इन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थी, उस कांग्रेस में एक महिला विभाग की स्थापना की थी। इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि कांग्रेस में किस तरह से जो है महिलाओं की क्या भूमिका होगी, महिलाओं को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा, महिलाओं को किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए जो है एक महिला विभाग की स्थापना जो है इनके द्वारा ही कांग्रेस में की गई थी। साथ ही इन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन किया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन किया था, और इस स्वयंसेवक दल में जो है क्या था, इस स्वयंसेवक दल को बेसिकली जो है भूमिगत स्वयंसेवक दल कहते थे। और इस भूमिगत स्वयंसेवक दल में जो लोग थे उनका काम क्या था? तो उनका काम था लड़कियों को प्रशिक्षित करना। इस भूमिगत स्वयंसेवक दल के द्वारा लड़कियों को आत्मरक्षा के बारे में बताया जाता कि कैसे जो है अगर कोई आप पे आक्रमण करता है तो कैसे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से जो है आपको लड़ाई लड़नी है, घायलों की प्राथमिक चिकित्सा किस तरह से करनी है, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सब चीजों के बारे में जो है इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल में जो है बताया जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दल था जो कि जो है उस समय लड़कियों के प्रशिक्षण के संबंध में जो है कार्य कर रहा था। आगे चलकर 1944 में ही जो है सुचेता कृपलानी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अपने आप में जो है सुचेता कृपलानी भी भारत छोड़ो आंदोलन की जो है बहुत महत्वपूर्ण नेत्री के रूप में जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद हम देखें तो उषा मेहता भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो नेत्री जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय काम किया था। उषा मेहता का नाम जो है भूमिगत रेडियो प्रसारण के लिए जो है उषा मेहता को जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत रेडियो जो है वो उषा मेहता का ही था, और इन्होंने ही जो है बेसिकली भूमिगत रेडियो की शुरुआत की थी। इनके पास जो है उस भूमिगत रेडियो प्रसारण के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी वो सारी चीजें जो है इनके पास थी, और इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो है भूमिगत रेडियो का प्रसारण जो है वो प्रारंभ किया था। ये कांग्रेस समाजवादी दल जो थी उस समय, उस कांग्रेस समाजवादी दल की जो है सदस्य थी, और बंबई और नासिक में 16 अगस्त 1942 से इन्होंने ये जो है भूमिगत रेडियो प्रसारण जो है वो प्रारंभ किया था। तो इस तरह से सबसे पहला रेडियो प्रसारण जो है वो उषा मेहता का था। भूमिगत रेडियो प्रसारण में जो है इनके साथ जो लोग जो है इनके साथ थे, उन लोगों में बाबू भाई प्रसाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इनके सहयोगी थे, वो थे बाबू भाई प्रसाद। तो अगर कुछ अच्छा प्रश्न बनता है तो उसमें जो है ये प्रश्न बन सकता है कि उषा मेहता
जिन्होंने भूमिगत रेडियो प्रसारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी मदद या उनके सहयोगी उस समय कौन थे? तो उनका नाम बाबू भाई प्रसाद था। इस तरह के कई प्रश्न जो है आजकल एमपीपीएससी में जो है पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप इनका नाम जो है वो याद रखें। अन्य रेडियो प्रसारण जितने भी थे उस समय, जितने भी दूसरे रेडियो प्रसारण जो है चलते थे, सबसे सक्रिय और लोकप्रिय रेडियो प्रसारण जो है इनका था। और इनका जो रेडियो प्रसारण होता था, वो रेडियो में जो है, आपने अगर कभी रेडियो सुना हो, है ना, तो रेडियो में जो है हम ट्यून सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पर जो है विविध भारती आ रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर जो है कोई कुछ दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, अर्थात इनका जो प्रसारण होता था, इनके कार्यक्रमों का जब प्रसारण होता था, वो 42.84 हर्ट्ज आवृत्ति पर, इस फ्रीक्वेंसी पर जो है चलता था। 42.84 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इस तरह से जो है इस फ्रीक्वेंसी पर जो है इनके कार्यक्रमों का जो है प्रसारण होता था। इनके रेडियो प्रसारण में क्या होता था? तो इनके रेडियो प्रसारण में उषा मेहता जो है वो स्वयं भाषण देती थी। उषा मेहता के भाषण के साथ साथ ही जो है दूसरे नेताओं के जो भाषण होते थे वो भी चलते थे। और जो महत्वपूर्ण नेता थे, जिनमें महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के रिकॉर्डेड भाषण जो हुआ करते थे, उनका भी प्रसारण जो है इसमें किया जाता था। इनका जो एक रेडियो कार्यक्रम था जिसे वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता था, और एक समाचार बुलेटिन जो है वो भी जो है प्रसारित करती थी, जिसे डू और डाई या करो या मरो के नाम से जो है जाना जाता था। हालांकि बहुत दिनों तक जो है इनका रेडियो प्रसारण नहीं चल पाया, 3 माह तक ही जो है इनका रेडियो प्रसारण चल पाया था, और 3 माह के पश्चात जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उषा मेहता। उषा मेहता के बाद जो है मतंगिनी हजारा के बारे में जो है हम लोगों ने पहले बात की। अभी जो है हमने समानांतर सरकार के समय मतंगिनी हजारा के बारे में बताया था। देखिए, मतंगिनी हजारा जो है पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में जो है ये थी, मिदनापुर जिले की, और 73 वर्ष की जो है थी। 73 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने जो है आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उस समय मिदनापुर में जो है तामलुक या ताम्रलिप्त सरकार या जातीय सरकार, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसका गठन जो है वो सतीश सावंत ने किया था, और उसमें जो है एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना जो है वो गठित की गई थी। उसी सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना की जो है एक सदस्य थी मतंगिनी हजारा। और जब मतंगिनी हजारा ने जो है अपने 6000 सैनिकों के साथ मिदनापुर पुलिस चौकी पर जो है उसको कब्जे में लेने के लिए, उसको नियंत्रण में लेने के लिए जो है वो वहां पहुंचती हैं, तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, और उस गोलीबारी में मतंगिनी हजारा जो है सभी शहीद होती हैं। मतंगिनी हजारा को जो है वो बूढ़ी गांधी का दर्जा या बूढ़ी गांधी की संज्ञा जो है उनको दी जाती है। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किसे बूढ़ी गांधी जो है कहा जाता है? तो मतंगिनी हजारा को जो है बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां-कहां पर जो है किसके नेतृत्व में समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, किन-किन महिलाओं ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सब चीजों के बारे में जो आज हमने चर्चा की। अब हम अगली क्लास में हम लोग हमारे जो भारतीय संविधान के निर्माण की जो चर्चा थी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।